वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जनरल साइंस का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसमें बताया गया था विराम तथा गति के बारे में तथा विस्थापन और दूरी के बारे में। ये दोनों चीजें हो गई थी। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 देख लें, फिर ये वीडियो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च करके ये सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास का विस्थापन और दूरी पे चर्चा करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन के बारे में कि यह एक सदिश राशि होती है और दूरी के बारे में हमने कहा था कि यह अदिश राशि होती है। फिर हमने विस्थापन के बारे में कहा था कि विस्थापन सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और दूरी पथ पर निर्भर करता है। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में बताया था। तो जिस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि थी, तो इसी विस्थापन से सीधा रिलेशन है वेग का और इस दूरी के साथ सीधा रिलेशन है चाल का। वेग को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी और चाल को बोलते हैं स्पीड। तो जिस प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि थी, उसी प्रकार वेग भी एक सदिश राशि होती है। चूंकि विस्थापन के पास भी दिशा होता है और वेग के पास भी दिशा होती है, उसी प्रकार दूरी एक अदिश राशि थी, उसी प्रकार चाल भी एक अदिश राशि होती है। चूंकि दूरी पथ पर निर्भर करता है, तो चाल भी पथ पर निर्भर करती है। जिस प्रकार वेग सिर्फ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसी प्रकार वेग भी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाल और वेग के बारे में। देखिए, चाल को बोला जाता है स्पीड और वेग को बोला जाता है वेलोसिटी। देखिए, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इसका जो डेफिनेशन होता है, बोला जाता है इसके बारे में कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। उसी प्रकार इकाई समय में प्राप्त विस्थापन वेग कहलाता है। जैसा कि बताया, यह एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है।
चाल की इकाई जो एसआई इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, उसी प्रकार इसकी इकाई यानी वेग की इकाई भी मीटर प्रति सेकंड ही होती है। अब जो इसका बेसिक डेफिनेशन कह रहा है कि इकाई समय का मतलब ये हुआ यूनिट टाइम में तय की गई दूरी। पहले मैंने बताया कि दूरी से सीधा रिलेशन है इस चाल का, और वेग का सीधा रिलेशन है विस्थापन से। तो बोला इकाई समय में यानी यूनिट समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, तथा इकाई समय में यानी यूनिट समय में प्राप्त विस्थापन वेग कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी कहते हैं, इसको सिंपल भाषा में चाल को कहा जाता है दूरी बटा समय, और सिंपली वेग को कहा जाता है विस्थापन बटा समय। देखिए, दूरी की इकाई होती है मीटर और समय की इकाई होती है सेकंड, इसीलिए चाल की इकाई हो जाती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक उसी प्रकार विस्थापन को हम लोग बोलते हैं मीटर में और समय को बोलते हैं हम लोग सेकंड में, इसलिए इसकी भी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ये डेफिनेशंस कहाँ से आया? देखिए, चाल को क्यों बोलते हैं हम लोग दूरी बटा समय और वेग को क्यों बोलते हैं हम लोग विस्थापन बटा समय, इसको समझते हैं। सपोज हम ये मानते हैं कि टी समय में अगर कोई वस्तु s दूरी तय करता है, टी समय में कोई वस्तु s दूरी तय करता है, तो चाल के डेफिनेशन से क्या हम समझते हैं कि चाल का डेफिनेशन ये होता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी। तो यहां से आपको पता है कि जब t समय में s दूरी तय किया तो एक समय में कितना करेगा, यानी इकाई समय में कितना करेगा, तो इकाई समय में तय करेगा s बटा t। तो जब इकाई समय में s बटा t दूरी तय करेगा तो इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलने लगे, चाल बोलने लगे। ठीक उसी प्रकार अगर t समय में प्राप्त विस्थापन x है, ये विस्थापन है, t समय में x विस्थापन प्राप्त होता है, तो विस्थापन का डेफिनेशन क्या है, इकाई समय में जितना विस्थापन प्राप्त हो। इकाई समय का मतलब एक समय में, तो एक समय में कितना विस्थापन प्राप्त होगा, x बटा टी। तो इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलने लगे वेग। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि वेग जो होता है उसका सीधा संबंध विस्थापन के साथ है और चाल का संबंध दूरी के साथ है। दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि है, और विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि है। आइए समझते हैं इस वेग का मतलब क्या होता है। देखिए, वेग को लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड में। जैसे एग्जाम्पल, कोई वेग है, ये लिखा हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कोई वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन 10 मीटर है। ठीक उसी प्रकार चाल को लिखा जाता है
मीटर प्रति सेकंड में। जैसे एग्जाम्पल देखें तो ये लिखा हुआ है v बराबर 5 मीटर पर सेकंड। देखिए दोनों के लिखने में क्या अंतर है। वेग को जो लिखा जाता है उसके ऊपर में एक एरो हेड बना दिया जाता है, जो इस बात की निशानी है कि यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। चूंकि सदिश के पास दिशा का होना अनिवार्य है और ये एरो हेड उसकी दिशा को बताता है। लेकिन चाल में किसी भी प्रकार का एरो नहीं दिखाया गया है। लेकिन जब हम आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो हम बार बार एरो का निशान नहीं लगाते हैं, उसको हम लोग जनरल वेग मान लेते हैं और जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी अगर कहीं मैथमेटिकली शो करना हो तो आप वेग के ऊपर एक एरो हेड अवश्य लगाइए। देखिए यहाँ से भी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में वस्तु 5 मीटर की दूरी तय करती है। ये इसका बेसिक मतलब हुआ और यही मतलब जो है, ये जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसी से आपका न्यूमेरिकल सोल्व होता है। देखिए चाल और वेग तथा त्वरण और मंदन, इस दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम सही तरीके से पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वेग और चाल कितने तरह का होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे चाल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे उसके प्रकार के बारे में भी लिखा हुआ है। हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये चाल का डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कि हमने आपको बताया। उसके बाद चाल के बारे में बताया कि चाल क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है। उसके बाद चाल के बारे में एक एक करके उसके टाइप के बारे में बताया। एक समान चाल के बारे में बोला है। उसके बाद असमान चाल के बारे में बोला है। इसके बाद औसत चाल के बारे में बोला और फिर तत्कालिक चाल के बारे में बोला है। हम एक एक करके सारे चाल के बारे में समझाते हैं। देखिए सपोज कोई वस्तु है जो पहले ए पोजीशन पे थी, फिर बी पोजीशन पे आ जाती है, फिर सी पोजीशन पे आ जाती है, फिर डी पोजीशन पे आ जाती है। मतलब इसका पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब ये अपने स्थान से धीरे धीरे परिवर्तन कर रही है। तो देखिए अगर ये वस्तु को ए से बी तक आने में मान लेते हैं टी समय लगा, फिर बी से सी तक आने में भी मान लेते हैं टी समय ही लगा, फिर सी से डी तक आने में मान लेते हैं टी समय लगा। तो कहा यह जाता है कि बराबर समय अंतराल में, जैसे हमने टी समय लिया है, टी समय दोनों में लिया है, तो कहा जाता है कि जब देखिए बराबर समय अंतराल में इसके जो स्थान में परिवर्तन हो रहा है वो x है। यहाँ पे भी उतना ही समय में फिर x का ही विस्थापन दिख रहा है, फिर उतना ही समय में उसके स्थान में x का ही बदलाव हुआ है। तो अगर बराबर समय अंतराल में बराबर उसका स्थानांतरण हो, एकदम बराबर बराबर दूरी स्थानांतरण होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका चाल आता है, वो चाल जो होता है उसको हम बोलते हैं एक समान चाल। इसको इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जब समय बराबर है तो उसकी दूरी भी बराबर हो रही है। जैसे कोई कार है, सपोज ये कोई कार है, ये कार जो है यहाँ से यहाँ तक आने में, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, इसको लगता है 5 सेकेंड। तो अगले 5 सेकेंड में, यहाँ से फिर अगले 5 सेकेंड में जो ये कार की दूरी होगी वो फिर 10 मीटर ही होगी। अगर ऐसा केसेज है कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी हो रहा हो तो ऐसे केस में कहा जाता है एक समान चाल। एक समान चाल नाम से इसका क्लियर है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान, बदलता नहीं है उसका चाल, एक ही समान वो चल रहा है। फिर दूसरा आपका बोला गया है असमान चाल। असमान चाल का मतलब सिंपल इतना ही है कि जैसे वो कार जो है, जैसे ये मान लो वस्तु है, ये 5 सेकेंड में पहले गया था 10 मीटर, तो अगले 5 सेकेंड में
कोई ज़रूरी नहीं कि 10 ही मीटर गया होगा, हो सकता है वो 12 मीटर गया होगा। तो खुद सोच के देखिए कि अगर समय सेम रखे थे तो उसका जो दूरी था वो अलग अलग हो गया। दूरी अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका चाल बढ़ा होगा, तभी वो दूरी ज़्यादा तय किया है। अगर दूरी कम तय करता, इसका मतलब चाल घटा होगा। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में चाल तो समान नहीं रहा, क्योंकि चाल बढ़ा या घटा तभी तो इसकी दूरी चेंज हुई। तो ऐसे केस को ही हम लोग कहते हैं असमान चाल, जब बराबर समय अंतराल में उसकी दूरी बराबर नहीं हो। तीसरा है आपका औसत चाल। ये बढ़िया पॉइंट है औसत चाल। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। वेलोसिटी वेग को बोलते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि इसको सीधा हम लोग कहेंगे कुल दूरी, जितना भी वस्तु ने तय किया है कुल दूरी और बटा कुल समय, जितना उसको समय लगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु ए से बी तक जाने में लेती है t1 समय, और फिर बी से सी तक जाने में लगती है t2 समय। ए से बी की दूरी को हम लोग बोल देते हैं x1 और इसको बोल देते हैं x2। तो ऐसे केस में जब आपसे कहेगा कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप सीधा बोलेंगे कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब ये हुआ पहले x1 किया फिर x2 किया, तो जितनी कुल दूरी आई उसको जोड़ देंगे। और कह रहा है कुल समय, मतलब पहले समय लगा t1 और अब समय लग रहा है t2, तो ये हो जाएगा t1 प्लस t2। इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। इस पे कई बार आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा कॉन्शियस होके देख लेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट है तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल को हम लोग बोलते हैं इनस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इनस्टैंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो इस पाथ पे जर्नी कर रही थी, इस पाथ पे ये आगे बढ़ रही है। तो तत्कालिक कहने का मतलब ये हुआ, क्षणिक कहने का मतलब ये हुआ कि बढ़ तो रही थी किसी एक बिंदु पर, कहीं पे भी जहां पे भी आपका मर्जी हो, किसी एक बिंदु पर अगर हम वहां पर सिर्फ उसी बिंदु पर, उसके आगे ना पीछे, सिर्फ एक उसी बिंदु पर अगर हम वेग को कैलकुलेट, सॉरी हम यहाँ पे चाल को कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो चाल कहलाती है इसी को हम लोग कहते हैं तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल। तो यही सारी बातें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, हम इसको जूम कर देते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। देखिए अगला जो टाइप है वो है वेग के प्रकार। सेम ही चीज होना है, जैसे हमने चाल में पढ़ा वैसे ही वेग में होगा, पर जहां जहां पे हम चाल में दूरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी प्रकार वेग में हम विस्थापन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पे बोला गया है एक समान वेग, तो सेम ही बात यहां पे भी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पे भी सेम ही कंडीशन होगा कि बराबर समय अंतराल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु था, फिर यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं इसको t समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर अगले t समय में ही ये मान लेते हैं x का विस्थापन हुआ, तो यहाँ पे भी विस्थापन x का ही होना चाहिए। यानी बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन अगर हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उस वस्तु का वेग एक समान है। उसी प्रकार से औसत वेग के बारे में बोला गया है, तत्कालिक वेग के बारे में बोला गया है। देखिए औसत वेग के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन, जितना भी विस्थापन आया फाइनल पूरे टाइम में, तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। ठीक वैसे ही था जैसे हम लोग औसत चाल के बारे में बोले थे, तो यहाँ पे भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे। कुल विस्थापन और बटा
कुल समय। ठीक वैसे ही है जैसे वो था। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट था। पहला था औसत वेग, फिर था तत्कालिक वेग, इसके बाद था सापेक्ष वेग, और लास्ट में था निरपेक्ष वेग। आइए एक एक करके हम समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। देखिए औसत वेग को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तत्कालिक को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सापेक्ष को कहते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, और निरपेक्ष को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी। चलिए एक एक करके समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए औसत वेग का मतलब होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। मतलब पूरे जर्नी में जो टोटल फाइनल विस्थापन आया वो विस्थापन और बटा कुल समय अगर आप निकालते हैं तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। उसी तरीके से तत्कालिक वेग, देखिए मान लीजिए पूरे जर्नी में, ये पूरा आपका जर्नी है, इस जर्नी में बहुत छोटे से समय में, इसको हम लोग कह रहे हैं dt, बहुत छोटा सा समय में बहुत छोटा सा विस्थापन होगा, dx बोलते हैं इसको हम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हो जाता है कि बहुत ही छोटा सा विस्थापन और बटा बहुत छोटे से समय में। तो ये जो क्वांटिटी कहलाती है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जर्नी में किसी क्षण पर का वेलोसिटी क्या होगा, किसी क्षण पर का वेग क्या होगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इसमें बहुत ही छोटा विस्थापन होगा और बहुत ही छोटा सा समय होगा। अब बात हम लोग करते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष वेग क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पे बात करते हैं हम लोग। सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी से कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु ये है जो v1 वेग से चल रही है, और फिर ये जो वस्तु है मान लेते हैं v2 वेग से चल रही होगी। हम यहां से ये बोल रहे हैं कि v2 जो है बड़ा है v1 से, मतलब ये तेजी से चल रहा है, ये उससे कम वेग से चल रहा है, तो दोनों अलग अलग वेग से चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम लोग वस्तु का नाम दे देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं ए और इसको हम बोल रहे हैं बी। तो यहां से आपको क्या दिख रहा होगा कि बी का जो वेग है वो v2 है और v1 जो है ए का वेग है। यहां से बोला गया कि v2 जो है v1 से बड़ा है, मतलब b जो है a से तेजी से चल रहा है। अगर हम बोले कितना तेजी से चल रहा है तो आप क्या बोलेंगे। देखिए इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये a है, ये चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, और ये मान लीजिए b है, ये चल रहा है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड से। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, अगर हम a से कंपेयर कराएं या a से रिलेटिव कराएं या a से सापेक्ष कराएं तो आप क्या बोलेंगे कि जो b का वेग है, b का वेग a के वेग से 3 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है। जब हम ये इसी चीज को हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं ना कि b का जो वेग है a से 3 मीटर ज्यादा है, ये 3 मीटर कहां से आया, तो आपने क्या किया कि जो बड़ा था उसमें हमने छोटा को घटा दिया। जैसे ये ज्यादा था तो उस ज्यादा में इसको घटा दिए, तो यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड आया। इतना वेग ज्यादा है जब हमने दूसरे से
कंपेयर करवाया। अगर हम यहाँ पे बात बोले सेम चीज, तो आप ये कह सकते हैं कि B का वेग A से, यहाँ पे भी B का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे V2 माइनस V1 ज्यादा है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव निकालना, कि दूसरे से कंपेयर करवा के निकालना। एक बात हमेशा याद रखेंगे, पूरे न्यूमेरिकल के दौरान जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको घटा देंगे। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला कि किसी भी वस्तु का वेग जिसके सापेक्ष पूछेगा उसी को घटा देंगे। जैसे यहां पे क्वेश्चन था, देखिए कि B का वेग A के वेग से या A के सापेक्ष क्या होगा। तो देखिए A के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हमने क्या किया कि उस B में A को घटा दिया। B का कितना था, 8 था, A का 5 था, इस B में A का घटा दिया। तो जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको हम घटा देंगे। कि अगर आपसे पूछे कि B का वेग A के सापेक्ष, तो आप क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ B में A को घटा देंगे, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको हम घटा देंगे। या फिर आपसे ये पूछा जाता कि A का वेग B के सापेक्ष, तो हम बोलेंगे जिसके सापेक्ष में पूछेगा नहीं B के सापेक्ष, तो B को घटा देंगे। ये बात आप याद रखिएगा, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल हम और यहाँ पे लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो वस्तु है, एक वस्तु सपोज ये है A और ये वस्तु है B। ये चल रहा है आपका 8 मीटर प्रति सेकंड से और ये चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से। अगर हम ये पूछें कि A का वेग B के सापेक्ष, तो आप क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ A में जिसका पूछा उसको घटा देंगे, घटा दिए। तो आपका A कितना था, A था 8 और B है 3, तो क्या मिला आपको 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है, A का जो वेग है वो ज़्यादा है। अगर निगेटिव मिलता तो स्वाभाविक सी बात था कि A का वेग कम होता। ये वही सारी बातें लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है वेग और चाल में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एक एक पॉइंट्स को आप पढ़िए। ये वही सारी बातें बताया गया है जो हमने आपको पहले ही बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से एक एक पॉइंट्स को आप कंपेयर करके पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि वेग और चाल में संबंध और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी वही सारी बातें हैं जो हमने आपको पहले ही बता दिया। जैसे फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा था कि जो आपका दूरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता है, और जो आपका वेग होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका चाल होता है, चाल वो हमेशा ही धनात्मक होता है, और जो आपका वेग होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। आइए हम ये दोनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए चाल और वेग, यहाँ हम लिख रहे हैं दूरी और विस्थापन। देखिए दूरी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोला गया, तो चाल के बारे में भी हमेशा पॉजिटिव बोला गया।
उसी तरीके से विस्थापन के बारे में कहा गया पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। उसी तरीके से वेग जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। देखिए, अगर हम चाल बटा वेग, अगर हम इस रेशियो की बात करें, यहां से हम पहले दूरी और विस्थापन की रेशियो की बात करते हैं। दूरी बटा विस्थापन, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। देखिए, जब भी दूरी और विस्थापन का अनुपात लिखा जाता है तो ये हमेशा या तो एक से ज़्यादा होता है या एक के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार जब चाल और वेग का रेशियो लिखा जाता है अनुपात में, तो या तो एक से ये बड़ा होता है या तो ये एक से ज़्यादा होता है। ये दोनों बात आपको याद होना चाहिए, और इसको याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, आप बस समझ लीजिए इसको। देखिए, एक कंडीशन होता है जब दूरी और विस्थापन भी बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ ए से चला और सीधा बी पे पहुंचा, ए से चला और बी पे पहुंचा, एक सीधी रेखा में चला है। जब सीधी रेखा में चलेगा तो ये वही दूरी वही विस्थापन दोनों एक ही रहेगा। तो जब दूरी और विस्थापन बराबर होगा ये वैल्यू एक हो सकता है। लेकिन जब कोई वस्तु ऐसे चलेगा ए से बी तक, तो ऐसे केसेस में ये दूरी कहलाता है और ये जो है विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि दूरी का मान ज़्यादा है और विस्थापन का मान कम है। तो जब मान दूरी का ज़्यादा होगा और विस्थापन का कम होगा तो ऐसे केस में स्वाभाविक सी बात है कि ये एक से ज़्यादा आएगा। तो जब दूरी का मान ज़्यादा आएगा, विस्थापन का मान कम होगा, तो इसी के रिगार्डिंग आपका ये भी दिखेगा कि जब विस्थापन कम होगा तो वेग भी कम होगा, और जब दूरी कम होगा तो चाल भी कम होगा। जब दूरी ज़्यादा होगा तो चाल ज़्यादा होगा, जब विस्थापन ज़्यादा होगा तो चाल आपका वेग भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में इसका भी मान जो होता है वो एक से ज़्यादा या एक के बराबर होता है, क्योंकि चाल और वेग का मान भी बराबर हो सकता है जब ये सीधी रेखा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। ऐसे केस में ये दोनों का मान, चाल और वेग का मान भी समान होता है। ये आप याद रखिए, कब चाल और वेग समान होता है और कब दूरी और विस्थापन समान होता है। सिंपल, जब वो एक सरल रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे पहुंचेगा तो ऐसे केसेस में चाल और वेग का मान समान होता है, क्योंकि एक ही दिशा में चला है और एक ही बिंदु पे वो पहुंचा है। आइए अब बात करते हैं त्वरण और मंदन पे। देखिए, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि त्वरण जो होता है ये भी सदिश राशि है और मंदन जो होता है ये भी सदिश राशि है। त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और मंदन की जो इकाई होती है वो भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। देखिए, त्वरण के बारे में कहा जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और मंदन के बारे में कहा जाता है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। त्वरण को हम लोग बोलते हैं एसिलरेशन और मंदन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। एक होता है एसिलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब मंदन और एसिलरेशन का मतलब त्वरण। तो ये आपका बेसिक जानकारी है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो हम बात बता रहे हैं उस बात पे आप ध्यान से देखिए। बोला गया था कि वेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जो होगी उसका वेग पहले कुछ और होगा
और बाद में कुछ और होगा। जो पहले वाला वेग होता है उसको हम लोग कहेंगे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u, या इसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। और जो जब उसका वेग बदल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग, या इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो क्या बोला गया कि वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन का मतलब बदलाव, तो वेग में कितना का बदलाव हुआ, तो पहले u था अब v हो गया, तो बदलाव कितना का हुआ। अगर हम ये मान के चलें कि v जो है u से बड़ा है तो कितना का बदलाव हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन कितना का हुआ, v माइनस u का। और जब भी दर की बात करेगा तो हम लोग, जब भी दर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, समय से भागा देंगे। ये कौन सा समय है, ये वही समय है जो वेग को बदलने में लगा। मतलब ये हुआ कि पहले पोजीशन ए पे था, अब पोजीशन बी पे पहुंच गया, और ए पोजीशन पे इसका वेग भी था, बी पोजीशन पे इसका वेग, सॉरी ए पोजीशन पे इसका वेग u था, और बी पोजीशन पे, और बी पोजीशन पर इसका वेग v हो गया। तो u से v होने में जितना समय लगा उस समय से हम भागा दे देंगे। तो यही कहलाता है वेग में परिवर्तन की दर। तो इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। तथा मंदन क्या होता है, देखिए अभी हमने ये एज्यूम करके चला था कि ये u था और ये v था, तो हमने ये यहाँ पे पहले कंडीशन में ये मान के चला था b ग्रेटर देन u, पहले कंडीशन में हमने ये माना था b ग्रेटर देन u। लेकिन अभी का जो कंडीशन है वो ये कंडीशन नहीं है, अभी का कंडीशन है u ग्रेटर देन v। इसका मतलब ये है कि पहले वेग ज्यादा था और अब वेग कम हो गया, तो परिवर्तन कितना का हुआ, तो आप बोलेंगे v माइनस u। और जैसे ही ये v माइनस u लिखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, चूंकि u v का मान जो है वो कम है u से, तो ये मान क्या मिलेगा आपको, ऋणात्मक मिलेगा। और जैसे ही कहेंगे परिवर्तन की दर, तो दर की बात करेंगे तो समय टाइम से भागा देंगे, क्योंकि ये जो बदलाव आया है इसमें कि कम गया इसका वेग, तो कितना टाइम में कम गया, तो t टाइम में कम गया, हम t से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो v माइनस u बाई टी, चूंकि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो ऋणात्मक है, तो ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा वो ऋणात्मक ही मिलेगा। तो ये भी त्वरण ही है, ये भी जो है त्वरण ही है, लेकिन कैसा त्वरण है, तो ये ऋणात्मक त्वरण है। और जब ये ऋणात्मक त्वरण होगा तो इसी ऋणात्मक क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे कि ये मंदन है। तो सिंपल बात है, देखिए इस पॉइंट्स को हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि त्वरण में क्या हुआ था और मंदन में क्या हुआ था। तो आपने ये देखा था कि त्वरण के केस में आप जो ये v माइनस यू बाई टी लिखे थे, और यहाँ पे भी हम लोग v माइनस यू बाई टी ही आया था, लेकिन पहले वाले केस में v का मान u से ज़्यादा था और दूसरे वाले केस में u का मान v से ज़्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आया था वो पॉजिटिव आया था और ये जो वैल्यू आया था वो नेगेटिव आया था। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझते हैं, क्या इसका मतलब है। ये पॉजिटिव तब आया था जब ये v का मान बड़ा था और u का मान कम था, और इसका मान नेगेटिव इसलिए आ गया था कि u का मान ज़्यादा था, v का मान कम था। v का मान ज़्यादा था, u का मान कम था। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है। मान लेते हैं ये वाला वैल्यू u है और ये वैल्यू यहाँ पर का वेग जो है v है। इस वाले वस्तु का यहाँ पे u वेग है और यहाँ पर v वेग है। देखिए पहला वाला केस ये है, पहले u का मान कम था, v का मान ज़्यादा था,
तो कहलाया त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोल रहे हैं एसिलरेशन। आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर देते हैं, तो एक्सीलेटर देने से क्या होता है, आपका वेग बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गाड़ी में त्वरण है तो स्वाभाविक है कि उसका वेग बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक्सीलरेटर देने से बढ़ता ही है। तो यहाँ पे भी देखिए, जब इसमें एक्सीलरेशन है तो इसका वेग पहले कम था, अब इसका वेग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कितना समय में ज़्यादा हो गया, t समय में ज़्यादा हो गया। और रिटार्डेशन जो है, मंदन जो है, ये चीज़ें आती है जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप ब्रेक लगाते हो तो आपका वेग धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वेग ज़्यादा है और अब वेग कम हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे हुई, ब्रेक लगाने से हुई। ब्रेक लगाने से आपका जो एक्सीलरेशन है यानी जो त्वरण है वो ऋणात्मक दिशा में चला गया और आपका वेग धीरे धीरे घटने लग गया। मतलब त्वरण धनात्मक है तो आपका वेग बढ़ेगा, त्वरण ऋणात्मक है अर्थात मंदन है तो आपका वेग घटेगा। मंदन ब्रेक लगने का केस है और त्वरण एक्सीलेटर देने का केस है। आइए कुछ और मतलब समझते हैं इस त्वरण का क्या मतलब है। देखिए, त्वरण को हम लोग स्मॉल a से निरूपित करते हैं और इसकी इकाई हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको आप जरा गौर से समझिए ये क्या मतलब है। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं मीटर बटा सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड। इतना क्वांटिटी देखिए, इस क्वांटिटी को हम अलग कर सकते हैं। ये क्वांटिटी कहलाएगा मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, और इस सेकेंड को हमने नीचे रखा, ये दोनों चीजें एक ही है। तो मीटर प्रति सेकेंड जो है वो किसकी इकाई है, मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है कि ये जो है वेग की इकाई होती है, वेलोसिटी की इकाई है। तो ये जो है वेलोसिटी की इकाई है। तो वेलोसिटी क्या है, ये जो वेलोसिटी है और ये आपका समय है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी चीज का त्वरण जो दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस वस्तु में त्वरण है, कितना का त्वरण है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, अभी बताया कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मीटर प्रति सेकेंड और बटा सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जैसे आपको हमने बताया था वेग जब हम पढ़ रहे थे तो v बराबर अगर दिया हुआ है मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप इसको क्या पढ़े थे कि 1 सेकेंड में 5 मीटर। ये 5 मीटर क्या है, ये विस्थापन था और ये टाइम था। उसी प्रकार से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये 2 मीटर प्रति सेकेंड ये क्या यहाँ पे आया, तो ये आया आपका वेग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वस्तु यहां से चल रही है और अगर इसमें त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, तब मान लीजिए कि ये जो वस्तु था इसकी प्रारंभिक वेग, यानी पहले शुरू में इसकी प्रारंभिक वेग जो है मान लेते हैं इसको 3 मीटर प्रति सेकेंड था और इसमें त्वरण कितना दिया हुआ है, तो त्वरण है इसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। भी बताया था ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, वेग। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन हो जा रहा है। चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका वेग बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा 1 सेकेंड में, ये देखिए 1 सेकेंड में ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है, अब इसका वेग हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, चूंकि 2 मीटर पर सेकेंड इसका बढ़ना है। फिर अगले 1 सेकेंड में फिर इसका वेग हो जाएगा 5 से 7 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से अगले 1 सेकेंड में फिर इसका वेग कितना हो जाएगा, 7 से 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमेशा हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में, चूंकि इसका मतलब ही होता है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग परिवर्तित होते जाएगा।
चूंकि तुरंत पॉजिटिव है, तो तुरंत पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेटर दिया गया, मतलब इसका वेग बढ़ेगा। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। तो जितना तुरंत देगा उतना वेग बढ़ता चला जाएगा हर 1 सेकेंड में। उसी प्रकार से देखिए, अगर लिख देगा कि मंदन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या इसी को आप बोल सकते हैं त्वरण जो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोनों का एक ही मतलब है, ऋणात्मक त्वरण है तो हम मंदन कर दिए। अब देखिए, इसका ये मतलब है कि अगर गाड़ी का वेग शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड था, तो यहां से अगले 1 सेकेंड में जो इसका वेग हो जाएगा, चूंकि यहाँ मंदन दिया गया है तो मंदन के केस है ब्रेक लगना, मतलब उसका वेग घटेगा। तो कितना घटेगा? 2 मीटर पर सेकेंड घटेगा। तो 10 था तो अगले 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर अगले 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? तो फिर 8 से हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकेंड में क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इसका वेग घटते चला जाएगा, और घटते घटते एक समय आ जाएगी जब उसका वेग 0 हो जाएगा। जैसे हम ये बोल रहे थे, यहाँ पे इसका वेग था 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में फिर इसका हो जाएगा 2 मीटर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसका 2 मीटर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर ये अगला 2 सेकेंड में घट जाएगा, हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अगर आपका मंदन दिया गया है कितना का? 2 मीटर पर सेकेंड का, तो इस तरीके से इसका वेग घटता चला जाएगा। यही बेसिक मतलब होता है त्वरण और मंदन का। पर जो जनरल डेफिनेशन है वो सीधा यही कहा जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। आप वेग में कहीं से भी परिवर्तन निकालिएगा, आपको त्वरण सेम मिलेगा। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं जो त्वरण, मंदन और गति वेग से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कहता है कि एक छात्र अपने वाहन से 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा? देखिए, सिंपल है कि औसत चाल के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपने सिंपल इसको पढ़ा है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ लिख देते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से कितना कुल दूरी है? 100 किलोमीटर दिया है और ये लिखा है 2 घंटा। इस प्रकार इसकी औसत चाल क्या आ जाएगी? 100, इसकी औसत चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है, 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कह रहा है बस का वेग क्या होगा? आपने वेग के बारे में क्या पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है वेग के बारे में कि विस्थापन और बटा समय। यहाँ पे देखिए, आपका विस्थापन दिया है 200 किलोमीटर 4 घंटे में, इसका मतलब ये हुआ 200 किलोमीटर 4 घंटे में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, मतलब ये 2 बार दूरी तय करती है। देखिए क्या बोला कि पहले जो है 4 सेकंड में 16 मीटर की तय करती है दूरी, और फिर 2 सेकंड में, अगेन ये 2 सेकंड में फिर से दूरी तय करती है 16 मीटर की। तो बोला है आपसे वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो सिंपल अगर हम लिखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, तो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो 16 मीटर ये और 16 मीटर ये, कुल दूरी कितना हो गया? 32 मीटर, और बटा कुल समय, तो 4 सेकंड यहाँ लगा और 2 सेकंड यहाँ लगा दिए, हो गया 6 सेकंड। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16/3, यानी ये आया 5 दिया 15 और 1 16, इतना मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा।
या फिर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके बता सकते हैं, वो जैसे ऑप्शन होगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये आ जाएगा आपका 5.34 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडीमीटर का मतलब जहाँ पे आप दूरी वगैरह को देखते हो, तो गाड़ी के आगे ऐसा ऑडीमीटर लगा हुआ होता है। तो पहले इसका ऑडीमीटर बता रहा था कि 2000 किलोमीटर पे है, मैंने इनिशियल जब आप गाड़ी चलाना शुरू किए थे, और उसके बाद जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो ये बताता है कि 2400 किलोमीटर हो गया। मतलब ये हो गया 2400 किलोमीटर। स्वाभाविक सी बात है कि आपने कितना चल दिया, तो 400 किलोमीटर आपने चल दिया। यदि इस यात्रा को तय करने में आपको लगा है 8 घंटा, तो बोला है आपसे कि इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल आप क्या पढ़े कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपने कितना तय किया 400, कितना समय में 8 घंटा में। तो आप यहाँ पे इसको 8 डाल दीजिए, ये वैल्यू आ गया 8 × 40 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे बोला है कि औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बाद में पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चलना है तो इसको आपको करना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका वैल्यू आएगा उतना ही मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक बस है, सपोज मान लीजिए ये वाली बस है। ये बस जो है पहले इसका था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में इसका जो हो गया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए पहले 80 था, अब 60 हो गया, मतलब इसका वेग क्या हुआ, घटा है। वेग घटा है इसका मतलब मंदन हुआ होगा, और अगर तुरंत पूछा है तो ऋणात्मक में आएगा इसका आंसर, ये तो तय है। अब देखिए पर यहाँ जो वैल्यू दिया है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, और ये इसका वैल्यू सेकेंड में दिया है, और पूछा इसका तुरंत क्या होगा, तो आप अलग अलग कंडीशन में नहीं चल सकते। तो हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो देखिए वेग में परिवर्तन हुआ आपको ये 60 - 80, इसका मतलब ये हुआ कि -20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चूंकि सेकंड में दिया हुआ तो ये वाली वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चलेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -20 मल्टीप्लाई 5/18। ये जो वैल्यू आ गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और अब इसको हम लोग को निकालना है कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर क्या लिखेंगे, तो ये हो गया -20 × 5/18। चूंकि त्वरण होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में मेरा परिवर्तन कितना आया इतना, और दर का मतलब समय से भागा देना है, तो 5 सेकंड से हम क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू आया -20/18, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 10/9, मतलब माइनस का 1.1/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू ऋणात्मक आएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, यही इसका त्वरण हो जाएगा। अगर मंदन पूछा होता तो ये माइनस साइन को यहाँ से हटा देते, क्योंकि मंदन वर्ड ही खुद ऋणात्मक है, तो उसमें ऋणात्मक लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विरामावस्था का मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में इसकी वेग 0 थी, मतलब 0 से ये स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी साइकिल थी पहले इसका वेग 0 रहा होगा, क्योंकि विराम अवस्था शुरू किया। उसके बाद बोला और 30 सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब इसका जो वेग था वो वेग हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लिया ऐसा होने में, तो ये लिया है आपसे, ये लिया है 30 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि इस प्रकार ब्रेक लगाने से
उसका जो उस ब्रेक लगाने से क्या होता है कि 5 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब ये कि जब ब्रेक लगता है तो 6 मीटर पर सेकेंड जो उसका वेग हो चुका था, ये वेग फिर घट के कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना समय लगता है ऐसा होने में, तो ये बोला है 5 सेकेंड। तो यही बोला है आपसे कि दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण क्या होगा। देखिए पहली जो स्थिति है, फर्स्ट स्थिति, यहाँ पे पहले 0 इसका वेग था, वेग 6 हो गया, मतलब वेग बढ़ गया, तुरंत पॉजिटिव आएगा। फिर उसका वेग 6 था, अब 4 हो गया, इसका मतलब वेग घट गया, तो तुरंत ऋणात्मक होगा या मंदन होगा, सीधा ये बोल सकते हैं। तो पहले केस में ए का जो मान होगा, वेग में परिवर्तन की दर, तो 0 था, 6 हो गया, मतलब 6 माइनस जीरो अपॉन कितना समय में, 30 सेकेंड में, तो ये वैल्यू हो गया 6/30। तो ये आपको वैल्यू मिलेगा 1/5, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी प्रकार से जब हम दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, यानी इसके बारे में बोल रहे हम कि 6 से 4 हो गया, तो परिवर्तन कितना का हुआ, तो 4 - 6 का, कितना समय में, 5 सेकेंड में। तो ये वैल्यू हो जाएगा -2/5, तो ये वैल्यू आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहता नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। देखिए क्या बोला है कि कोई रेलगाड़ी होगी जो स्टेशन से चलना प्रारंभ करी है, मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी रही होगी, तो स्टेशन से चली है, इसका मतलब ये u का वैल्यू 0 था, और इसका जो वेग हो जाता है वो भी हो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऐसा होने में इसको समय कितना लग रहा है, तो 10 मिनट लग रहा है। मतलब ये जो रेलगाड़ी है वो स्टेशन से खुलती है, शुरू में रुकी हुई थी, खुलने के बाद 10 मिनट में इसका वेग हो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला तुरंत क्या होगा। तो देखिए यहाँ किलोमीटर में दिया है, यहाँ मिनट में दिया है, तो जब हम तुरंत निकालने जाएंगे तो देखिए जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो देखिए परिवर्तन कितना का हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ परिवर्तन हो रहा था 40 - 0 का, पर ये वाला जो वैल्यू है ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसका जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट में। तो इसको डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और चूंकि 10 मिनट दिया हुआ है तो 10 मिनट को जब हम सेकंड में बनाएंगे तो इसको हम 60 से गुना कर देंगे, तो ये सेकंड में हो गया। आप देखिए ये मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 से काटेंगे तो ये 12 × 25 = 60 होगा, और ये 4 × 3 = 12 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू आया 1/54 54। देखिए इस प्रकार हम इसको जब सोल्व किए तो ये वैल्यू आया 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताया। अगर आपके क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में पूछ रहा हो तुरंत, तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका वेग में परिवर्तन हुआ है उसको किलोमीटर प्रति सेकंड में ही छोड़ देंगे, सिर्फ समय को बदल देंगे। जैसे देखिए पहले इसका जो वेग था वो 0 था, और अब इसका वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय में, तो 10 मिनट में। अगर हम इस मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो बोलना पड़ेगा 10/60 घंटा। और अब अगर हम यहाँ से तुरंत निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 40 - 0 अपॉन सीधा इसको 10/60 रखेंगे, चूंकि ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा है और नीचे घंटा में आ गया। ये वैल्यू आया 40/10 और ऊपर चला जाएगा 60, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 6 × 24 आएगा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होगा। चूंकि त्वरण है तो समय का स्क्वायर होता है त्वरण में। तो इस प्रकार हमने आज वेग और त्वरण में अंतर समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पुनः एक बार देखें, और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके कुछ भी
पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे जनरल साइंस के 3rd पार्ट में। ये आपका पार्ट 2 था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।